हेलो एवरीवन, टॉप ऑनलाइन एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इनिशिएटेड बाय टॉपर्स एकेडमी बोकारो स्टील सिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारे वीडियोस और वेबसाइट के थ्रू नोट्स के फॉर्म में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉपैक ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। अपना डेरिवेशन सीरीज़ का पूरा लेक्चर सीरीज़ चल रहा है और आज हम लोग मोशन इन अ प्लेन चैप्टर 3 क्लास 11th फिजिक्स का पार्ट 2 करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपने पार्ट 1 देखा होगा और पार्ट 1 देख करके यहाँ पे आए होंगे। तो ये सीरीज़ चलता रहेगा, तब तक चलेगा जब तक हम लोग 11th और 12th का सारा डेरिवेशन कंप्लीट ना कर ले। यकीन मानिए, अगर आपने सारा डेरिवेशन अपनी नोटबुक में लिख लिया है, आपने उसको प्रैक्टिस कर लिया है, तो आपको एग्ज़ाम्स में डेरिवेशंस में प्रॉब्लम नहीं आएगा। 90% डेरिवेशंस इसी सीरीज़ से रहेगा। हाँ, लैंग्वेज चेंज हो सकता है, टीचर जो आपके होंगे या बोर्ड की तरफ से जो लैंग्वेज आएगा हो सकता है क्वेश्चन का कुछ वेरी करे, वो आपको समझना पड़ेगा और उतना अंडरस्टैंडिंग आपके पास होगा। 11th 12th के आप स्टूडेंट हैं तो उतना आपको अंडरस्टैंडिंग होगा। और लेकिन डेरिवेशन जो होगा, फॉर्मूला जो डिराइव होगा, वो इन्हीं सब में से होगा। तो आप अच्छे से डेरिवेशन को प्रैक्टिस कीजिए। जितना भी सिखाया जा रहा है, जो भी सिखाया जा रहा है, जिस दिन सिखाया जा रहा है उस दिन प्रैक्टिस कीजिए। और लगभग हम लोग वीक में 3, 4, 5 वीडियोस अपलोड करने का प्रयास करते हैं। बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है तो इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है, लेकिन कोशिश करेंगे जितना जल्दी जो है इस सीरीज़ को ख़त्म करके हम लोग आगे और भी सीरीज़ में आगे बढ़े। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपको अच्छा एजुकेशन, जो आपको बेहतरीन एजुकेशन है, वो तभी मिल पाएगा जब आप सब्सक्राइब करके रखिएगा और नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। तो चलिए हम लोग लेक्चर सीरीज़ को शुरू करते हैं। क्लास 11th फिजिक्स, मोशन इन अ प्लेन चैप्टर 3 ऑल इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन सीरीज पार्ट 2 है। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन में, जो एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि पहला जो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, पहला 2 क्वेश्चन फर्स्ट वाले पार्ट में। तो यहाँ पे क्या है, डिराइव द फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट इन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। ठीक है, मतलब आपको क्या है, स्केलर प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ जो भी डेरिवेशंस है ना, वो आपको करके दिखाना है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, हम आपको सारा ही डेरिवेशन करके दिखाएंगे। जैसे मैंने बताया था कि कभी बार एक क्वेश्चन के अंदर आपको मल्टीपल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे हम एक जनरल क्वेश्चन ले लिए हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स का जितना भी डेरिवेशन है करके दिखाइए, फॉर्मूला डिराइव करके दिखाइए। कौन सा फॉर्मूला नहीं पता, वो सारा डिराइव करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को और थोड़ा बीच में डिवीजन कर लिया जाए, जैसा हम लोग हमेशा करते हैं। आंसर, अब ये जो आपका लेक्चर है, मतलब ये जो आपका क्वेश्चन है, इसमें एक बात तो हम लोग को मान के चलना होगा। मान के चलिए कि 2 वेक्टर है, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो आपको बताया गया था कि दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है तो इसका स्केलर प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिस पे, जो क्या है, डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि स्केलर है भाई, सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन नहीं आएगा। तो हमको क्या है कि ए या बी में से कोई एक को दूसरे पे बिछाना होता है। जैसे मान लीजिए बी को हम लोग इस पे ले आए तो इसका वैल्यू क्या होगा, अगर थीटा के हिसाब से देखा जाए तो इस वाले वेक्टर का, जो हम लोग बी को ए पे गिराए हैं, इस वेक्टर का वैल्यू होगा बी कॉस थीटा।
अब दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। देखिए बी को हम लोग ए के डायरेक्शन पे ही ले आए और ए तो पहले से ही ए के डायरेक्शन में था, तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए डायरेक्शन इज नॉट अ पैरामीटर टू वरी अबाउट। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग अब शुरू करेंगे। अगर हमको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है तो हम लिखेंगे ए बी कॉस थीटा, है ना। मतलब कोई भी दो वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने का बात हो रहा है, तो डायरेक्शन तो हमको सेम करना पड़ेगा। डायरेक्शन जैसे ही सेम करेंगे, जो दूसरा वेक्टर होगा जिसको पहले वाले वेक्टर पे गिराए होंगे उसको कॉस थीटा करके गिराना होगा। अब ये क्यों होता है, अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रहा तो कॉन्सेप्ट के वीडियोस को देखिए, हमारे ही चैनल पे अपलोडेड हो जाएगा या हो भी रहा होगा। ठीक है, आपको जो है बस उसको वॉच कीजिए और समझ जाइएगा कि क्यों यहाँ पे बी कॉस थीटा लिया गया है। ऐसे अगर आप डेरिवेशन सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप एग्जाम्स के आसपास हैं, तो आप पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये अपना बेसिक फॉर्मूला होता है स्केलर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कि भाई ए का वैल्यू लगाओ, बी का वैल्यू लगाओ और कॉस थीटा कर दो। थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। अब इसी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, अगर मान के चलते हैं ए वेक्टर इक्वल्स टू, ऐसा लेते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर होगा बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। ऐसे हम लोग क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑर्थोगोनल फॉर्म में आप ए वेक्टर और बी वेक्टर को लिख लिए। अब जब आप ये लिख लिए हैं तो इसके बाद क्या करना है, अब हमको पहले तो सोचना पड़ेगा कि भाई अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा क्या। उसको मल्टीप्लाई करने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग को जानना होता है। मान के चलिए कि आपको आई वेक्टर या आई कैप, ये भी तो एक वेक्टर है, डॉट आई कैप निकालना। दो आई कैप हो और आपको उसका डॉट प्रोडक्ट निकालने बोल रहा है, तो भाई फॉर्मूला क्या बोलता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। तो यहां पे आई और आई दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो यहां पे 1 इंटू 1 और कॉस थीटा की जगह पे क्या लग जाएगा, आई मतलब एक्स, ऐसा हो गया ना, आई यही डायरेक्शन है एक्स के डायरेक्शन में, दूसरा आई मतलब एक्स। अब भाई दोनों आई अगर एक्स के ही डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 0, तो कॉस 0 डिग्री बोल सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम डिलीट कर लेते हैं, कॉस 0 डिग्री बोल सकते हैं, दोनों सेम है ना भाई, तो सेम डायरेक्शन होने के कारण दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। अब यहां पे 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 का आंसर क्या आएगा, 1। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम लोग जे कैप डॉट जे कैप लेते हैं तो भी आंसर 1 आएगा, क्योंकि सेम है दोनों। के कैप डॉट के कैप लेते हैं तो भी आंसर 1 आएगा। अब क्या है, एक सेम मतलब एक जो है, दोनों जो है अपना आई और जो दूसरा यूनिट वेक्टर होगा दोनों को डिफरेंट लेके देखते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहां पे हम आई लेते हैं और डॉट कर देते हैं जे के साथ।
अब मैग्नीट्यूड तो भाई 1 ही रहेगा क्योंकि दोनों का वैल्यू तो 1 ही है, यूनिट वेक्टर है। तो यहां पे ए बी कॉस थीटा, तो ए की जगह 1, बी की जगह 1, कॉस थीटा। आई और जे के बीच में एंगल कितना होता है? आई हो गया एक्स एक्सिस, जे हो गया वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होता है 90 डिग्री। तो यहां पे हो गया 1 × 1 × कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब आई कैप डॉट जे कैप का वैल्यू 0 होगा। इसका मतलब आप कोई भी दो अलग अलग यूनिट वेक्टर लीजिए, उसका जब आप सॉल्यूशन करिएगा तो आंसर आपको 0 ही मिलने वाला है। तो इसी कारण से हम लोग ये बोल सकते हैं कि चलो तो आई के भी 0 होगा, आई डॉट के भी 0 होगा। उसके बाद फिर जे डॉट के भी 0 होगा। है ना, आई जे हो गया, आई के हो गया, जे के हो गया, और कुछ बचा? नहीं, और कुछ नहीं बचा। बाकी जे आई के आई और के जे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन मेरा आएगा ही नहीं, 0 आ रहा है वैल्यू। तो आप जे के लीजिए या के जे लीजिए, दोनों में कॉस तो 90 ही डिग्री रहेगा, तो जिस कारण से फाइनल आंसर तो 0 ही आएगा। तो हम लोग इसको पलट के नहीं लेंगे, आई जे ले लिए हैं तो जे आई नहीं लेंगे, आई के ले चुके हैं तो के आई नहीं लेने का जरूरत है, और जे के ले लिए हैं तो के जे नहीं लेने की जरूरत है। वो आप बाय डिफॉल्ट जान रहे हैं कि 0 ही होगा। अब इस चीज का इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या है, कुछ सॉल्यूशन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। अब क्या है, जब ये सब चीज हम लोग जान गए हैं तो अब हम लोग को वेक्टर का फॉर्मूला निकालना है, डॉट वेक्टर का। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर हम ऑर्थोगोनल फॉर्म में लिखे तो ऐसा हो जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, ये पूरा ए वेक्टर का हो गया। अब डॉट लगा के फिर बी वेक्टर। बी वेक्टर कैसे है, बी एक्स आई कैप, थोड़ा साफ कर देते हैं, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, तो आपका ये हो गया ऐसा कि जो ए वेक्टर और बी वेक्टर था उसको हम लोग ऑर्थोगोनल फॉर्म में लगा लिए और बीच में ये डॉट प्रोडक्ट का डॉट लगा दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करें? मल्टीप्लाई करने का वो नॉर्मल एल्जेब्रिक मेथड होता है कि भाई दो ब्रैकेट वाला फॉर्म है, अगर दो पॉलिनोमियल्स है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। पहले हम ए एक्स को इससे करेंगे, फिर ए एक्स को इससे करेंगे, फिर ए एक्स वाला को इससे करेंगे, फिर ए वाई को इससे करेंगे, फिर ए वाई को बी वाई से, फिर ए वाई को बी जेड से, फिर ए जेड को बी एक्स से, फिर ए जेड को बी वाई से, ए जेड को बी जेड से। यही मेरा तरीका रहेगा इसको मल्टीप्लाई करने का। मतलब हर एक ब्रैकेट का हर एक टर्म को दूसरे ब्रैकेट के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो अपना क्या हुआ, ए एक्स को पहले मल्टीप्लाई किए बी एक्स से, और दोनों में आई कैप है तो यहां लगा दिए आई कैप डॉट आई कैप। उसके बाद फिर प्लस लगाएं, फिर ए एक्स को बी वाई से,
ए एक्स को बी वाई से, फिर एक में आई कैप है, एक में जे कैप है। उसके बाद ए एक्स को बी जेड से, ए एक्स को बी जेड से, एक में आई कैप है और दूसरे में के कैप है। उसके बाद ए वाई को बी एक्स से, है ना। अब ए एक्स का पूरा हो गया, तीनों से मल्टीप्लाई हो गया, तो अब ए वाई को शुरू करेंगे बारी बारी, तीनों से करेंगे बी वाले से। तो ए वाई को बी एक्स से, एक में जे कैप है और सेकंड वाले में आई कैप है। उसके बाद ए वाई को बी वाई से, एक में जे कैप है, दूसरे में भी जे कैप है। फिर ए जेड, सॉरी ए वाई बाकी है, ए वाई को बी जेड से, एक हो गया जे कैप, दूसरा हो गया के कैप। उसके बाद अब ए वाई भी खत्म हो गया, अब ए जेड को शुरू करेंगे बारी बारी। तो ए जेड लिए हम बी एक्स के साथ, पहले हुआ के कैप, फिर हुआ आई कैप, है ना, ये डॉट है। उसके बाद फिर प्लस लगाएं ए जेड को बी वाई के साथ, ए जेड को बी वाई के साथ, पहले है के कैप और फिर है जे कैप। उसके बाद फिर ए जेड को बी जेड के साथ, ए जेड को बी जेड के साथ, पहले है के कैप, फिर है के कैप। ये पूरा आपका हर एक, पहले ए एक्स को हम बारी बारी तीनों से किए, बी एक्स बी वाई बी जेड, फिर ए वाई को हम बारी बारी तीनों से किए, बी एक्स बी वाई बी जेड, फिर ए जेड को हम बारी बारी तीनों से किए, बी एक्स बी वाई बी जेड, और ये पूरा आपका निकल के आया है सॉल्यूशन। अब इसमें से देखिए एक बात समझ रहे हैं हम लोग कि जो सेम सेम होगा, जैसे आई कैप वाला, उसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा, और जितना भी ऐसा होगा जो अलग अलग होगा, जैसे आई कैप जे कैप, जे कैप के कैप आई कैप, अलग अलग होगा, वो सबका वैल्यू 0 आएगा। अभी हम लोग पीछे ही देखे थे, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, तो cos 90 तो 0 होता है, तो वो भी फाइनली 0 हो जाएगा। तो यहां पे देखिए जो जो 0 वाला होगा उसको पहले कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा मार्कर चेंज करते हैं। यहां पे देखिए जो आई कैप जे कैप है, ये वाला, ये कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि दोनों का 0 हो जाएगा ना वैल्यू फाइनल, आई इंटू जे, cos 90 इक्वल्स टू 0, तो मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। फिर देखिए आई और के, ये भी 0 हो जाएगा, जे और आई ये भी 0 हो जाएगा, फिर जे और जे नहीं, ये तो सेम है, फिर जे और के ये भी 0 हो जाएगा, फिर के और जे ये भी 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर के और जे, ये वाला भी 0 हो जाएगा, और के बच गया। अब आई आई जे जे के जिसमें बच गया है, उसका तो वैल्यू जो है हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि आई का वैल्यू क्या होगा 1, जे का वैल्यू क्या होगा 1, और के का वैल्यू क्या होगा 1, तो हम लोग इसको वैल्यू पुट कर देंगे। अब आई देखिए यहां पे हम ए एक्स पहले लिखते हैं, ए एक्स बी एक्स। अब आई इंटू आई लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि यहां पे क्या होगा इंटू 1 लग जाएगा ना। अब इंटू 1 को करेंगे ए एक्स बी एक्स से, तो ए एक्स बी एक्स ही आने वाला है, कोई भी चीज को मल्टीप्लाइड बाई 1 करते हैं तो वही आ जाता है, तो यहां पे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपना उसके बिना भी काम हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या बचा है, यहां पे देखिए ए वाई बी वाई है, ये वाला देखिए, ये वाला ए वाई बी वाई है।
ए वाई बी वाई। इसमें जे जे है तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि उसका आंसर तो 1 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट है ए जेड बी जेड, ए जेड बी जेड, और उसमें के है वो भी लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें भी आंसर 1 हो जाएगा। तो अपना फाइनल आंसर वेक्टर को सॉल्व करके क्या आया, अगर हम लिखें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ऑर्थोगोनल फॉर्म में ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये हुआ अपना डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ऑर्थोगोनल फॉर्म में। मतलब कोई आई जे के सोचने का जरूरत ही नहीं है, आप एक्स वाले को एक्स वाले के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, बी वाले को बी वाले सॉरी वाई वाले को वाई वाले के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, जेड वाले को जेड वाले के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कर दीजिए, फाइनल आंसर आपका डॉट प्रोडक्ट का रेडी हो जाएगा। अब भाई डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू तो आ गया मेरा। इसके बाद एक और चीज जो है हमको डिराइव करने को बोल सकता है, कि हमको बोल दिया ना, चल ये क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द एंगल द एक्सप्रेशन फॉर एंगल between two vectors using their डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, जो बोलिए। ये सवाल भी हो सकता है कि आपको बोल रहा है ना कि हम आपको डॉट प्रोडक्ट बता के दे रहे हैं, आप हमको जो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम आपको दे रहे हैं ना, उसका एक्सप्रेशन निकाल के दिखाइए, मतलब उसका वैल्यू जो एंगल है दोनों का वैल्यू, सॉरी एक मिनट थोड़ा क्लियर बता रहे हैं कि दो वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम आपको बता दे रहे हैं और दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है थीटा, उसका एक्सप्रेशन निकाल के दिखाइए, एंगल निकाल के दिखाइए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एंगल को निकालेंगे। एक एक्सप्रेशन हम लोग यहां पे लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे इस तरह से कि अपने को क्या क्या पता है, अपने को दो वेक्टर पता है ना। मान के चलते हैं कि अपने को पता है कि ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, ये जो है अपने को पता है। दूसरा बी वेक्टर भी पता है, बी वेक्टर इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। अब इसके बाद क्या है ना कि जब अपने को ये दो चीज पता है तो इससे हम लोग क्या डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहें तो अभी हम ऊपर फॉर्मूला डिराइव किए थे, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक्स वाले को एक्स वाले के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, वाई वाले को वाई वाले के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, जेड वाले को जेड वाले के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और सबको ऐड कर दीजिए। ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस, एक मिनट, ए वाई इंटू बी वाई
प्लस ए जेड इंटू बी जेड, ये आ गया आपका डॉट प्रोडक्ट। अब हमको क्या निकालना है, कॉस थीटा। देखिए हम लोग को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दोनों का वैल्यू निकालना है, क्योंकि डायरेक्शन तो भाई है नहीं। तो अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट आप ऑर्थोगोनल फॉर्म में निकालिए, चाहे वो आप फॉर्मूला से निकालिए ए बी कॉस थीटा, आंसर तो सेम ही आएगा क्योंकि डायरेक्शन तो है नहीं। तो यहां पे हम लोग का एक और फॉर्मूला जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे, ए बी कॉस थीटा, ये भी तो हो सकता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। जब दोनों ही ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, इसका मतलब दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, अब इसमें अगर हमको कॉस थीटा निकालना, कॉस थीटा निकालना, तो हमको ए और बी को यहां मल्टीप्लाई से दूसरी तरफ डिवाइड में ले जाना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड होल बाई ए इंटू बी। अब क्या अपने पास ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है ना। तो अब क्या करें, ए और बी का वैल्यू कैसे निकाले? लेकिन अपने पास ऑर्थोगोनल फॉर्म है, ए एक्स ए वाई ए जेड पता है, तो ए का वैल्यू निकालना पॉसिबल है। कैसे? वेक्टर का एक फॉर्मूला यूज करेंगे, डायगोनल मेथड, तो उससे हम लोग निकाल देंगे। जैसे कॉस थीटा इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड होल बाई, अब ए को निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, फिर डॉट बीच में लगा देंगे, मल्टीप्लाई। बी निकालने के लिए हम लोग करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। बी जेड स्क्वायर। तो ये अपना जो है फॉर्मूला आया निकल के कॉस थीटा का, और इसी पे तो आपका एंगल जो है ना थीटा, वो निकल के आ जाएगा। तो ये भी आपका एक डेरिवेशन है जो इसी में आता है। तो देखिए सवाल एक ही दिए थे, लेकिन उससे हम लोग 2 डेरिवेशन पूरा कर दिए, और इसी के बाद होपफुली आपको समझ में आया होगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक ऐसा एक्सप्रेशन डिराइव कीजिए जिससे आप मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज जो है 2 रिजल्टेंट वेक्टर्स का निकाल सकते हैं। तो मतलब ऑल इन ऑल आपको बस यहां बोल रहा है कि भाई 2 वेक्टर हम आपको दे रहे हैं, आप बताइए 2 वेक्टर का मैक्सिमम वेक्टर कब बनेगा और मिनिमम वेक्टर कब बनेगा। ठीक है, तो चलिए
हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका भी डेरिवेशन, है ना। पहले हम लोग थोड़ा सिनेरियो को समझ लेते हैं। दो वेक्टर, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। भाई इसका मैक्सिमम रिजल्टेंट कब बनेगा? मैक्सिमम रिजल्टेंट कब बनेगा? जब दोनों वेक्टर जो है सेम डायरेक्शन में रहे, है ना, सेम डायरेक्शन में रहे, तभी मैक्सिमम रिजल्टेंट बनेगा। जस्ट अ मिनट। अच्छा ठीक, चलिए शुरू कर। सॉरी, थोड़ा गला ये हो रहा था। तो हम लोग बात कर रहे थे कि दो वेक्टर है, दोनों का वेक्टर का मैक्सिमम रिजल्टेंट कब बनेगा? दोनों अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा तो मैक्सिमम रिजल्टेंट बन सकता है, और दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो मिनिमम रिजल्टेंट बन सकता है, क्योंकि आप मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज कर सकते ना। अगर बोल दिया है कि ए वेक्टर का पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर का पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड आप नहीं चेंज कर सकते, लेकिन दोनों का डायरेक्शन को बदल सकते। तो भाई कौन सा ऐसा पोजीशन है जिसमें मैक्सिमम वेक्टर बनेगा? तो भाई मैक्सिमम होने के लिए मैक्सिमम होने के लिए जरूरी है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में आए, दोनों सेम डायरेक्शन में आए। ठीक है, अब दोनों सेम डायरेक्शन में आएगा, इसका मतलब कि आर मैक्स हमको निकालना है। अब इसको निकालते हैं हम लोग। मैक्सिमम रिजल्टेंट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा तब मैक्सिमम है। सेम डायरेक्शन मतलब cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं। आर मैक्स इक्वल्स टू cos 0 का वैल्यू 1 होता है ना। तो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, cos 0 तो 1 हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आर मैक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट निकालना है, तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आया था, ये एक फॉर्मूला है, किसका है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट अगर निकाल देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो क्या आएगा? आर मैक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट तभी बनेगा जब हम लोग ए प्लस बी को करते हैं। अब बात करते हैं मिनिमम रिजल्टेंट का, कि मिनिमम कब बनेगा। मिनिमम मिनिमम तब बन सकता है जब ए और बी एक दूसरे को कैंसिल कर जाए। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों उल्टा डायरेक्शन में हो, तब ये मिनिमम बन सकता है। तो अगर हमको मिनिमम रिजल्टेंट चाहिए, मिनिमम रिजल्टेंट आर मिनिमम, तो हमको फॉर्मूला लगाते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180, दोनों उल्टा डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ? 180।
है ना, दिख रहा है ना, ये 180 है, तो cos 180 हो गया। अब अगर हम वैल्यू बैठाते हैं आर मिनिमम, सॉल्विंग कर रहे हैं, cos 180 का वैल्यू क्या होता है, -1। तो भाई अपना ऐसा कुछ हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू -1। ये -1 तो इधर आ जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस, तो क्या बन गया, आर मिनिमम इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। आर मिनिमम इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी, सॉरी एक मिनट, ए माइनस बी होल स्क्वायर है ना, ए माइनस बी होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट जब हम लोग करेंगे तो फाइनल आंसर निकल के आएगा आर मिनिमम इक्वल्स टू स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर गायब हो गया, ए माइनस बी। तो मिनिमम रिजल्टेंट तब निकलेगा जब ए माइनस बी करना हो, मैक्सिमम रिजल्टेंट तब निकलेगा जब ए प्लस बी करना हो, और यही आपका दो एक्सप्रेशन है मिनिमम और मैक्सिमम रिजल्टेंट का। ठीक है, देख लीजिए, होपफुली लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में, जो इससे इस लेक्चर को हम लोग ओवर कर देंगे। तो अपना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि प्रूव करिए कि वेक्टर का जो एडिशन होता है ना, वो कम्यूटेटिव होता है और एसोसिएटिव होता है। तो चलिए, वेक्टर को एडिशन को कम्यूटेटिव प्रूव करने के लिए हम लोग थोड़ा पॉलीगन लॉ का इस्तेमाल करेंगे। बाद में पॉलीगन लॉ भी प्रूव करना है, लेकिन पॉलीगन लॉ का इस्तेमाल करेंगे, वो आप लोग जानते होंगे। लेक्चर जो आपने कॉन्सेप्ट सीरीज देखा है उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, और उसको इस्तेमाल करते हैं। चलिए, क्या करना है हम देखते हैं। पहले हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। पहले क्या है, कम्यूटेटिव लॉ पे बात करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ पे बात करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि मान लीजिए आपका ए वेक्टर है और आपका बी वेक्टर है, दोनों को आप ऐड किए। उसके बाद दूसरे केस में बी वेक्टर और ए वेक्टर को ऐड किए, मतलब पहले ए को बी से ऐड किए, फिर बी को ए से ऐड किए, और दोनों में रिजल्टेंट सेम ही आएगा, ऐसा कहना है। चलिए देखते हैं कि क्या ये बात सही है। हम लोग एक क्या करेंगे ना, ए वेक्टर लेते हैं ऐसा, बी वेक्टर लेते हैं ऐसा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि अपने को रिजल्टेंट निकालना है। ये रिजल्टेंट हुआ, हम लोग थोड़ा लेबलिंग कर लेते हैं। ये मान लेते हैं एक्स, ये मान लेते हैं वाई, ये वाला पॉइंट को मान लेते हैं जेड। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे बनाते हैं तो हम लोग बोलेंगे
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल्स टू एक्स जेड। कैसे भाई? एक्स से वाई गए, है ना, एक्स से वाई गए, वाई से जेड गए, तो मतलब एक्स से जेड ही ना पहुंचे फाइनल। तो ये अपना रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा हुआ? एक्स जेड। तो अपना एक्स जेड वेक्टर इसका आया है सॉल्यूशन। अब दूसरे तरीके से चलते हैं। पहले क्या है, हम लोग बी वेक्टर जाते हैं। थोड़ा इसको हम नया डायग्राम बनाते हैं, इंक चेंज करते हैं। इस बार पहले हम लोग जाएंगे बी वेक्टर। बी वेक्टर जाने के बाद हम लोग जाएंगे ए वेक्टर, है ना। बी वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ था, ए वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे राइट साइड की तरफ था। तो हम लोग पहले बी गए, उसके बाद ए गए। लेबल कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग आर। अब अगर हमको बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर निकालना हो तो पहले हम एक्स से आर की तरफ जाएंगे, एक्स आर वेक्टर। उसके बाद हम आर से जेड की तरफ जाएंगे, आर जेड वेक्टर। तो भाई एक्स से आर गए, आर से जेड गए, तो पहुंचे कहां फाइनली? एक्स से शुरू करके जेड पे ही पहुंचे ना। इसका मतलब दोनों में जो रिजल्टेंट है वो तो वही आ रहा है, आर वेक्टर। दोनों में एक्जेड ही आ रहा है। एक्जेड क्या है? आर वेक्टर। ये देखिए, ये आर वेक्टर है ना, एक्जेड। तो मेरा कम्यूटेटिव लॉ प्रूव होता है। ठीक है, फिर से इंक चेंज करते हैं। देयरफॉर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्रूव। हो गया। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ किस तरह से प्रूव हुआ है। अब इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे एसोसिएटिव लॉ। तो पहले एसोसिएटिव लॉ का बात कर लेते हैं कि बोलता क्या है ये, ठीक है ना। हर एक लॉ का अपना थ्योरी होता है, तो पहले थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद प्रूविंग करेंगे। नेक्स्ट लॉ है एसोसिएटिव लॉ। एक मिनट। नेक्स्ट लॉ है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है ना, कहता है कि आपके पास तीन वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। आप क्या किए, आप पहले ए और बी वेक्टर को ऐड किए, उसका कुछ रिजल्टेंट आया, कुछ आंसर आया। फिर जो आंसर आया है उससे आप सी वेक्टर को ऐड किए, उसी के काउंटर पार्ट में आप फिर से तीनों वेक्टर को लिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। इस बार आप पहले बी और सी को ऐड किए, उसके बाद जो आंसर आया है उससे आप ए को ऐड किए हैं, और आप जब देख रहे हैं फाइनली तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है। इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या है, तीन वेक्टर उठाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं।
डायग्राम में क्या है, 3 वेक्टर उठाते हैं। एक ए वेक्टर लेते हैं ऐसे, फिर एक बी वेक्टर लेते हैं ऐसे, फिर एक सी वेक्टर लेते हैं ऐसे। लेबल करना है तो इसको x, इसको y, इसको z, इसको z और इसको r कर देते हैं। और ये जो अपना फाइनल है, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले देखिए थ्योरी क्या करेंगे। हम लोग पहले ना ए और बी को ऐड करेंगे। थोड़ा सा इंक चेंज करके आपको एक बार दिखा देते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, ए और बी को ऐड करेंगे। अब x से y गए, y से z गए, तो कहां पहुंचे, x से z ना पहुंचे, तो इसका रिजल्टेंट x से z होगा। उसके बाद हम लोग c को ऐड करेंगे x z में। x से z गए, z से r गए, तो फाइनल क्या हुआ, ये हुआ रिजल्टेंट वेक्टर xr। तो पहले हम लोग ये करेंगे, फिर इसी का दूसरा तरीके से करेंगे। पहले हम लोग b से c जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग a को ऐड करेंगे। चलिए एक बार दिखा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। प्रूविंग चालू कर लेते हैं। पहला सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले a प्लस बी प्लस सी लेंगे। देखते हैं, हम लोग लिए a वेक्टर प्लस बी वेक्टर पहले लेंगे। जब a वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर रहे होंगे तो हमको देखना है कि भाई x से y गए, फिर y से z गए। अब फाइनली कहां पहुंचे, x से z में पहुंचे ना, x से z में पहुंचे। भाई ये वाला हुआ ना फाइनल, x से z, इसे पहुंच गए। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, जो a प्लस बी का वेक्टर का सॉल्यूशन आया था उसको c वेक्टर के साथ ऐड करेंगे। तो भाई a प्लस बी का आंसर क्या आया था, x z, x से z गए। उसके बाद c कहां है भाई, z से r की तरफ है, z से r की तरफ है। अब फाइनली जो अपना आंसर आ रहा है, x से z गए, थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा, ऊपर कर देते हैं, पहले आपको दिखा देते हैं। x से z गए, उसके बाद z से r गए, तो शुरुआत था x और अंत हुआ r में, तो x से r पहुंचे। तो कहां पहुंचे हैं, x से r पहुंचे। और ये x से r को नाम क्या दिए हुए हम लोग, r वेक्टर। अब हम लोग क्या करते हैं, उल्टा केस चलाते हैं। पहले b प्लस सी करना है, b प्लस सी वेक्टर करते हैं। जब b प्लस सी कर रहे होंगे, थोड़ा इधर देखिए, b से शुरू हो रहा है, कहने का मतलब है यहां शुरू हो रहा है इस पॉइंट से। b प्लस सी, तो पहले y से शुरू करके z में गए, b हुआ, फिर z से शुरू करके r में गए। ठीक है ना, तो अपना आंसर क्या है, ये वाला आया आंसर, y से r। y स्टार्टिंग पॉइंट था, r एंडिंग पॉइंट है, तो y से r ही ना हुआ। अब उसके बाद हम लोग को a में उसको ऐड कर देना है। तो चलिए हम लोग करते हैं। इसको पहले थोड़ा बैक कर ले, क्लीन कर ले। अच्छा, b को हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग y से पहले z गए, उसके बाद z से r गए, मतलब c, z से r गए मतलब c। अब y से z, z से r, इसका मतलब y से r, y से r। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा
y से r। अब ये जो y से r हम लोग पहुंचे हैं, इसको a से ऐड करना है, क्योंकि अपना फाइनल सॉल्यूशन क्या है, a प्लस a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। इसमें b प्लस c वेक्टर का वैल्यू तो हम लोग वाई आर निकाल चुके हैं। अच्छा, a वेक्टर मतलब क्या होता है, a वेक्टर मतलब एक्स वाई, तो पहले x से y जाना है, एक मिनट, x से y जाना है, उसके बाद b प्लस c का कितना आया है, y से r। तो भाई पहले x से y गए, फिर y से r गए, तो पहुंचे कहां, x से r पहुंचे ना, x से r पहुंचे। अब इसको नीचे करके लिख देते हैं, तो इक्वल टू कितना आया, इक्वल टू आया x से r, जिसका नाम क्या है, r वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। अब दोनों में ही a प्लस बी प्लस सी, जिसमें a प्लस बी को पहले किए थे, और a प्लस बी प्लस सी, जिसमें b प्लस सी को पहले किए थे, दोनों में ही फाइनल रिजल्टेंट जो है r वेक्टर ही आ रहा है। तो इसका मतलब कि आप ऐड किसी भी ऑर्डर में कीजिए, फाइनल आंसर सेम ही आएगा। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। इसका स्टेटमेंट लिख देते लास्ट में, therefore a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर ब्रैकेट में b प्लस सी। ठीक है ना, तो ये अपना एसोसिएटिव भी प्रूव हो गया। उम्मीद है ये देखिए पूरा पीडीएफ आपको समझ में आया होगा। इस पीडीएफ को अपलोड कर देंगे, जैसे ये पूरा सीरीज खत्म हो जाएगा तो आपको ये वेबसाइट पे मिल जाएगा। मोशन इन वन डायमेंशन जो फर्स्ट चैप्टर, जो सॉरी थर्ड चैप्टर है ना, इससे पहले जो सेकंड चैप्टर है उसका आपको वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो यहीं पे हम लोग एंड करेंगे अपने इस लेक्चर को। अब हम लोग मिलेंगे पार्ट 3 में। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को हमारे साथ जोड़िए, क्योंकि आप लोग जुड़े रहेंगे तो काम करने में मज़ा आता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।